कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। आज आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है, थर्ड चैप्टर, जो कि मैंने बोला था क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के ऊपर हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पढ़ेंगे। रेस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ के आ रहे थे, वहां पर करंट क्या था, एक स्टेशनरी था, उसका कुछ मूवमेंट नहीं था, एक जगह पे था, आइसोलेट था। उसी के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, चार्जेस के ऊपर पढ़ रहे थे। वो क्या था, एक जगह पर स्टेशनरी था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चार्जेस जब मूव करना शुरू करेगा तो उसका कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएगा, बहुत सारे मतलब क्या बोलो, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, बहुत सारे मतलब फॉर्मूला आएगा। तो उसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको तो करंट का बारे में पता है एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपको पता है। तो क्या होता है, जब चार्ज या मोशन करता है, अगर फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिलता है, समझ में। तो वही लिखो, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि हमारा जो प्रीवियसली पार्ट में था, वहां पे सब क्या था, स्टेशनरी जगह पर था, रेस्ट पे था। तब वो क्या होता था, वहां पे हम लोग पढ़ते थे उसके फील्ड के ऊपर पढ़ते थे, उसके प्रॉपर्टीज ऊपर पढ़ते थे, पोटेंशियल के ऊपर पढ़ते थे, बहुत सारे ऊपर उसके ऊपर पढ़ते थे हम लोग। गॉस लॉ है, फ्लक्स है, बहुत सारी चीजें है। और अभी क्या होगा, वही चार्ज जब मोशन करेगा तब हम लोग को क्या मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। या उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग अगर स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ में। अच्छा, तो अभी देखिए, तो वही क्या बोल रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू ए कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस को हम लोग फ्लो करते हैं तो वो क्या बोलता है, वो क्या कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर एक कंडक्टर के अंदर हम लोग एक फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू कंडक्टर बॉडी, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मतलब है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, समझ में। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको बोला था कि जब फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब क्या, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज होगा, चार्जेस का क्या होगा, मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टाइम होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, तो हमारा जो करंट का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय टाइम, इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय टाइम। वही लिखो, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय टाइम। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या चाहिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए सर्टेन टाइम में होगा। सर्टेन टाइम में क्या होगा, टाइम टी में होगा, टाइम टी में यहाँ पर समझ में। तो ये हमारा क्या था, बेसिक चीज था, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो उसी के ऊपर हम लोग इस चैप्टर में इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसके बहुत सारे जाएंगे, जैसे कि इसका आएगा पोटेंशियल आएगा, इसके बैटरी के ऊपर पढ़ेंगे, उसके इसी से रिलेटेड बहुत सारे लॉ है, उसका कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, समझ में। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी करंट का तो कुछ ऐसा यूनिट होगा। ऐसा यूनिट आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पर। क्या होता है, एम्पर, समझ में, क्या होता है, एम्पर, समझ में। अच्छा, तो देखिए करंट दो टाइप का होता है। एक्चुअल में हमारे यहाँ पर जो पढ़ाएंगे हम लोग, करंट दो टाइप का होता है, समझ में। एक क्या होता है, कन्वेंशनल करंट, और एक क्या होता है, रियल करंट। कन्वेंशनल करंट का मूवमेंट कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। वो कहां से मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ में। रियल करंट कहां से मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। कहां से मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हमारे जितने भी डेरिवेशंस है और जितने भी मतलब थ्योरेटिकल बेस मतलब पढ़ाई है इसमें, ये जो भी मतलब साइंटिस्ट बोले वो सब बेस्ड है किसके ऊपर, रियल करंट के ऊपर। बिकॉज रियल करंट ओरिजिनल में नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है। वहां पर आपका आंसर नेगेटिव में आने का मतलब चांसेस है, आएगा ही, बिकॉज ये नेगेटिव से कहां जाएगा, करंट पॉजिटिव तक जाएगा। बट एक्चुअल में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या किसी अगर मतलब अगर कोई हमारा सिनेरियो लेंगे या कोई सिस्टम लेंगे, सिस्टम ऑफ बॉडी एग्जांपल लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे। बिकॉज हम लोग को आंसर चाहिए पॉजिटिव में, हमारा जो आउटपुट चाहिए हम लोग को चाहिए किसमें, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या देगा, वहां पर पॉजिटिव देगा। पर जहाँ पे थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन है, कोई डेरिवेटिव पार्ट है, वहां पर हम लोग क्या लेंगे, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव। कहां लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। बिकॉज हमारा आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपको मतलब बाद में करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने से, कहां पे कन्वेंशनल करंट और कहां पे रियल करंट का रिप्लेस होता है, आपको पता चल जाएगा। पर अभी के लिए बस याद रखिए, दो टाइप का करंट होता है, कन्वेंशनल करंट और एक क्या होता है, रियल करंट, जो कि हमारे इस चैप्टर में कंक्लूड करेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसी हिसाब से होता है ये टाइप्स ऑफ करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बोल दिया, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, बैटरी रिलेटेड या पोटेंशियल रिलेटेड जो भी सोर्स है उसका, उसके क्या प्रॉपर्टी है और क्या नहीं है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इतना जो बेसिक है आप नोट कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे
हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खत्म हो गया, कन्वेंशनल एयर करंट क्या था, उसका मूवमेंट क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जो भी था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्स। जो सोर्स हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है या उससे जो हम लोग वाट कुछ करते हैं तो उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो वो सोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है वो सोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from low to high potential। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सोर्स मतलब बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वर्क डन जितना वर्क डन होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाएंगे तो हमारा वहां पर जो सोर्स निकलेगा, वो जो फोर्स निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हमारा एक सोर्स से आएगा। सोर्स मतलब बैटरी से आएगा। तो वही एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। क्या देखिए, यहाँ पर एक सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ बैटरी है। यहाँ पे दो पोटेंशियल है, व्हिच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो इस बैटरी का दो पोटेंशियल है, दो टर्मिनल है। दो टर्मिनल क्या है, एक ए है एक बी है। तो दोनों के अंदर वो क्या मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। हमको क्या पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। मैंने तो आपको बोल दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे जनरेट होता है। अगर एक वर्क डन हम लोग करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेने के लिए, तब हमारे जाके क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा उस सोर्स से। समझ में? तो वही हम लोग चेक करेंगे कितना वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए एंड बी टर्मिनल में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, क्राइटेरिया लेते हैं। मतलब हम लोग को लेना पड़ेगा, ड्यू टू ए सर्टेन केमिकल रिएक्शन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा जहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा इन इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। समझ में? तो देखिए वो फोर्स क्या जनरेट होता है। अच्छा, और एक बात याद रखना है, वो फोर्स कहाँ से जनरेट होगा, बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। मतलब उसका ओरिजिन कुछ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यही बस आपको याद रखना है, उसका ओरिजिन एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो वहां से हम लोग का एक केमिकल रिएक्शन शुरू होगा जहां से क्या होगा, एक फोर्स आएगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फोर्स को हम लोग देखेंगे क्या आता है ना, वो बोल रहा है दिस फोर्स ड्राइव पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल ए। क्या होगा, पहला फोर्स क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को ड्राइव करेगा टर्मिनल ए तक ड्राइव करेगा टर्मिनल ए तक। एंड अनदर फोर्स आएगा जो कि नेगेटिव चार्ज को टर्मिनल बी तक लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज को टर्मिनल बी तक लेके जाएगा। पहला क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएगा टर्मिनल कहां पर, ए तक, वहां पर नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा टर्मिनल बी तक। दो फोर्स है। तो पहले चार्ज का जो पहला जो कंडीशन होगा, जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जनरेट होगा, तो उसमें कितना फोर्स आएगा, Fn कहां तक ना, पॉजिटिव चार्ज को टर्मिनल ए तक लेने के लिए कौन आएगा, Fn फोर्स आएगा। उसके बाद नेगेटिव चार्ज को टर्मिनल बी तक लेने के लिए कौन आएगा, Fe आएगा। कौन आएगा, Fe आएगा। समझ में? अच्छा, तो ये बात देखिए, ये Fe क्या करेगा, ये मतलब क्या है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्स है। तो फोर्स जो जनरेट करेगा ये मतलब क्या देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देगा, जो हम लोग को पता है फॉर्मूला F इक्वल टू क्या है, Q। तो वहीं में लिखा हूं, इट आल्सो एक्सर्ट्स ए फोर्स Fe इक्वल टू P। क्या करेगा, एक एक्सर्ट करेगा फोर्स Fe इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको, Q। तो ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, ये फोर्स कैसे जनरेट करेगा, Fe इक्वल टू Q आपको फॉर्मूला पता है। अच्छा, जो जनरेट करेगा जो कि क्या होगा, Fn, ये जो नेगेटिव हमारा जो नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स जो जनरेट करेगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो वही लिखो, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जब एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक जनरेट करेगा, तब क्या होगा ना, ये एक स्टेडी स्टेट में आएगा। किस स्टेट में आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाइए, ये एक स्टेडी स्टेट में आएगा। स्टेडी स्टेट मतलब एक नॉर्मल स्टेट में आएगा जहां पर क्या होगा ना, Fn जितना है Fe भी उतना होगा, इक्वल हो जाएगा। Fn फोर्स जो पॉजिटिव पे जाएगा वो जितना होगा, Fe फोर्स जो नेगेटिव पे जाएगा वो भी उतना हो जाएगा। समझ में? तो इस क्राइटेरिया में ये लोग आएंगे। समझ में? तो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को वार्डन देखना था। तो वार्डन देखूंगा मतलब मैं पहले जहां से शुरू किया था उसको लेके मैं देखूंगा, मतलब कहां से शुरू किया था, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन मतलब पहले कहां से शुरू किया था, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जो पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा था उसके ऊपर शुरू किया था। तो उसी को लेके मैं सॉल्व करूंगा, उसी को लेके मैं सॉल्व करूंगा। तो अभी मैं वार्डन कितना लूंगा, वार्डन का फॉर्मूला कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैंने जो फोर्स लिया था वही फोर्स मैं लूंगा एक पॉजिटिव चार्ज में। जैसे कि आपको बोला वार्डन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेंगे लोअर पोटेंशियल तक हाई पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज जो मेरा जा रहा है, जितना फोर्स जा रहा है, तो उसी को भी यूटिलाइज करूंगा। तो कितना मेरा जा रहा था, Fn, बिकॉज़ यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया था कि नहीं, टर्मिनल है। तो वार्डन इक्वल क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और W इक्वल क्या लिखूंगा, Fnd। क्या लिखूंगा, Fnd। समझ में आया कि नहीं? अच्छा,
तो मुझे ऑलरेडी पता है मेरा वागडन मिल गया। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पाने के लिए क्या चाहिए, जितना वागडन होगा भाई जितना चार्ज मिल होगा, और W बाई क्या होगा Q, W बाई क्या होगा Q, और W मेरा क्या है Fnd, क्या है Fnd, और ये क्या है Q, और वही सेम फॉर्मूला में क्या होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या होगा E इक्वल टू W बाई Q। समझ में आया क्या फॉर्मूला होगा E इक्वल टू W बाई Q। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला था, समझ में। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे जनरेट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर ये बैटरी, ये जो हमारा जो बैटरी है, इसको अभी अगर मतलब हम लोग एक क्राइटेरिया लेंगे, इसको हम लोग अगर एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या होगा देखिए। देखिए तो इसका पहला कंडीशन क्या आएगा, इफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, ऐसे लिख रहा हूं आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, जो हमारा टर्मिनल है उसको अगर हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या आएगा देखिए, जो हमारा नॉर्मल स्टेट आएगा उसमें हम लोग वही नॉर्मल स्टेट लेंगे। नॉर्मल स्टेट क्या था Fn इक्वल टू क्या लेंगे Fn इक्वल टू Fe, और दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा QE आएगा, और हमारा जो वाटन का फॉर्मूला क्या था Fnd, और ये क्या हो जाएगा QEd, क्या हो जाएगा QEd, और Ed का फॉर्मूला आपको हेंस पता है, V इक्वल क्या होता है Ed, V इक्वल क्या होता है Ed, ये आपको पता है कि नहीं, ये तो आपको पता है ना, तो ये क्या हो जाएगा QV, ये क्या हो जाएगा QV, और E इक्वल क्या होगा W बाई Q, और QV बाई क्या हो जाएगा Q, और क्या रहेगा V। मतलब हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके साथ सेम हो गया, पोटेंशियल के साथ सेम हो गया। अगर हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे एक्सटर्नली तो मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था पोटेंशियल के साथ पूरा सेम हो गया। मतलब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। तो यहां पे क्या बोलूंगा ईएमएफ will be equal to max, इसमें सेम हो जाएगा मैक्स पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल, समझ में। तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन था, तो इसको अभी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो कितना लॉ है, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है, कितना लॉ है, ओम्स लॉ है, क्या क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ये हमारा कंडीशन था, Fn कैसे आएगा, Fe कैसे आएगा, या हमारा EMF कैसे जनरेट होगा। अगर ये को हम लोग बैटरी को अगर हम लोग क्या करेंगे कनेक्ट नहीं करेंगे, आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, अगर हम लोग इसको कनेक्ट ही नहीं करेंगे एक्सटर्नल के साथ, तो उसमें क्या कंडीशन आएगा, उसमें पोटेंशियल के साथ सेम हो जाएगा। आपको पता चल गया पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हम लोग का क्या होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टेकिंग यूनिट चार्ज एक सर्किट से और एक सर्किट तक। बट यहाँ पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेने का, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया, ये आप पहले नोट कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक प्रॉपर्टी है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पहला जो लॉ है क्या है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या देता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमारा एक नया एलिमेंट निकलेगा ओम्स लॉ के अंदर, वो क्या है रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता है ओम्स लॉ के बारे में। तो क्या बोल रहे हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड। तो करंट जितना फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो मतलब कंडक्टर के अंदर जो होता है वो दोनों के दोनों क्या रहना चाहिए प्रोपोर्शनल रहना चाहिए। तो उसी क्राइटेरिया के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा ओम्स लॉ मिलता है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या है करंट। पोटेंशियल डिफरेंस किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा करंट होगा। तो इसका मतलब वही है। और मैं क्या लिखूंगा ओम्स लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला V इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा I, और V को मेरा फॉर्मूला क्या निकला R है। R मेरा क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो वही R मेरा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ओम्स लॉ के अंदर वो मेरा क्या देता है रेजिस्टेंस। वो मेरा क्या होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है वो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब भी आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो क्या करता है अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्जेस इन इट। तो क्या करता है ये अपोज करता है जो फ्लो ऑफ चार्जेस उसके अंदर, मतलब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या पता चला रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा
तो करंट उतना लेस हो। तो इसका मतलब वही है, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर के अंदर वो क्या करेगा, ऑपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। जो रेजिस्टेंस हम लोग को मिलेगा कहां से मिलेगा, ओम्स लॉ के अंदर मिलेगा। तो ओम्स लॉ भी वही बोलता है, क्या बोल रहा है ना, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर क्या रहना चाहिए, प्रोपोर्शनल रहना चाहिए। उसी प्रोपोर्शनल के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू RI, एंड इसी प्रोपोर्शनलिटी के अनुसार हम लोग को जो कांस्टेंट मिलेगा वो कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो कि हमारा क्या है, R। तो इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसे होता है, ये V एंड I, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है V इक्वल टू RI फॉर्मूला का, समझ गए। एंड ये बात भी बोल दूं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहता है V एंड I, ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब V एंड I के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरा इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वही लिखा हूं, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ, एरिया, इसके ऊपर वो क्या करेगा, डिपेंड रहेगा। वो V एंड I के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द कंडक्टर, उसका लेंथ एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी फॉर्मूला में जो V इक्वल टू R है, मैं अगर मैं आपको बोलूंगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो उससे मैं क्या लिखूंगा, R इक्वल टू V बाई I। तो R इक्वल टू क्या लिखूंगा, V बाई I। आपको ओम्स लॉ के बारे में पता चल गया, जहां पर करंट एंड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, उसी से मुझे क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, ऑपोज करता है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा, इसके बारे में आपको पता चल गया। तो उसी को फॉर्मूला को चेंज करके हम लिख सकते हैं V बाई I इक्वल टू R। और रेजिस्टेंस के बारे में और एक बात भी बोल दूं, रेजिस्टेंस क्या है, जैसे कि बोला कि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है V एंड I, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और क्या है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और हमारा क्या हो गया, जो ओम्स लॉ जो हमारा लॉ देता है जो रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग का खत्म हो गया। और एसआई यूनिट भी बोल देता हूं, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। तो रेजिस्टेंस का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, समझ गए। और 1 ओम इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पर। इसके बारे में ऐसे ही आप लिख सकते हैं, इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय एम्पीयर, और 1 ओम इक्वल टू 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पर इनवर्स। 1 वोल्ट क्या लिख सकता हूं, एम्पर इनवर्स। इसके बारे में आपको पता चल गया। तो ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको पता चल गया। तो ये आपका इतना था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ कहते हैं उसके ऊपर। आपको तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, डायग्राम भी पता है, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये तो आपको पता जरूरी नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने 9th में पढ़ा है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। अभी हम लोग क्या जाएंगे, इसी रेजिस्टेंस है, इसका जो फैक्टर है रेजिस्टिविटी, क्या इसका जो फैक्टर है रेजिस्टिविटी, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका रेजिस्टिविटी, उसका कंडक्टर कंडक्टिविटी, उसके और भी कुछ प्रॉपर्टी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे क्या क्या फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को एक्चुअली में इफेक्ट करते हैं, एंड उसी फैक्टर के अनुसार हम लोग निकालेंगे उसका जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी हम लोग निकालेंगे। आपको ऑलरेडी फैक्टर्स के बारे में बोल रहा हूं, पर अभी थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपको फॉर्मूला तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो देखिए जो हमारा पहला फैक्टर है, क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस जो कि हमारा कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके लेंथ के साथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स इट्स लेंथ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इज प्रोपोर्शनल टू L। क्या लिखूंगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो आप समझ लिए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के साथ रहता है। ये बात याद रखिए, कुछ न्यूमेरिकल में आएगा जहां पे आप लोगों को पूछा होगा कि रेजिस्टेंस कितना मतलब बढ़ेगा, कितना कमेगा, उसी के ऊपर आपको मतलब उसके साथ पॉइंट दिया होगा, उसके साथ पोटेंशियल है, करंट। तो आपको ऑलरेडी बोल दूं, रेजिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल एंड करंट के अनुसार। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो उसी के अनुसार ये सब फैक्टर्स अफेक्टिंग है। तो पहला फैक्टर के अनुसार क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ और R इज प्रोपोर्शनल टू L। उसी का आंसर मैंने लिखा। इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट वाला जो नेक्स्ट फैक्टर है उसके बारे में बोलूंगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रहता है वो क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहला हमारा था R इज प्रोपोर्शनल टू L। अभी इनवर्स होगा मतलब क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा A, और मैं क्या लिखूंगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। क्या लिखूंगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। समझ में? अच्छा,
थर्ड पॉइंट बस थ्योरेटिकली समझना है, इसी के बारे में क्वेश्चन भी आता है कभी कभी ना। क्या बोलते हैं ना, डिपेंड्स ऑन नेचर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर। एज रेजिस्टेंस ऑफ ए निकल, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस जो वायर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन से वो मतलब मटेरियल से बना है तो उसी के ऊपर वो भी डिपेंड करता है। क्यों करता है, ये एग्जांपल आप सुनिए। एज रेजिस्टेंस ऑफ ए निक्रोम वायर इज 60 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर से निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना रहता है, ज्यादा, 60 टाइम्स ज्यादा रहता है उसका रेजिस्टेंस। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी अगर वो दोनों वायर अगर सेम लेंथ के सेम एरिया के भी होंगे तब भी जाके क्या होगा, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 60 टाइम्स ज्यादा होगा कॉपर वायर से। समझ में? तो उसी के अनुसार इसका मतलब क्या आता है, डिपेंड्स ऑन नेचर। और ये जितने भी पॉइंट है इस सबको हम लोग अगर मतलब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर सबको तो मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या निकलेगा, L by A। R इज प्रोपोर्शनल टोटल में क्या निकला, L by A। उसमें कांस्टेंट लगाने के लिए क्या लगाऊंगा, रो मेरा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड यही रो क्या है मेरा, रेजिस्टिविटी। क्या है मेरा, रेजिस्टिविटी। ये इसका फैक्टर आया। तो क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, थस द रेजिस्टिविटी ऑफ ए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। तो क्या है, may be defined as the resistance of a conductor or that material having unit length and unit area of cross section। तो ये क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी कब आएगा, जब वो कंडक्टर क्या रखेगा, यूनिट लेंथ रखेगा एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखेगा, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखेगा। उसी क्राइटेरिया में हम लोग को क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी हम लोग को मिलेगा। और रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको सॉरी रेजिस्टिविटी हम लोग क्या बोलते हैं, रो पकड़ते हैं तो उसका एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर। उसको क्या पकड़ते हैं हम लोग, रो। यूनिट क्या पकड़ते हैं, रो। समझ में? तो ये आपका इतना था कि रेजिस्टिविटी क्या है। इसके बाद हम लोग और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी, उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तब देखिए क्या नेक्स्ट में आता है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का जो है, जैसे हम लोग ने रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, उसका प्रॉपर्टी फैक्टर्स, उसी अनुसार और एक प्रॉपर्टी फैक्टर है क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के अंदर एक अमाउंट ऑफ चार्ज अगर फ्लो करता है पर सेकंड, एक फ्लो करता है एक सर्टेन टाइम पे, एक यूनिट एरिया को लेके जितना चार्ज वो फ्लो करेगा, उस मतलब उस क्राइटेरिया, उस कंडीशन में हम लोग को जो मिलेगा, जो आउटपुट, वो क्या होता है हमारा करंट डेंसिटी। तो एक सर्टेन एरिया में अगर एक फ्लो चार्ज रहता है एक सर्टेन टाइम इंटरवल तक, तो हम लोग को क्या मिलता है, करंट डेंसिटी। क्या मिलता है, करंट डेंसिटी। इसको क्या डिनोट करते हैं, जे। क्या डिनोट करते हैं, जे। तो मैंने आपको जैसे बोला, फ्लो चार्जेस रहेगा सर्टेन टाइम में, तो क्या लिखूंगा, q by t, फ्लो चार्जेस पर सेकंड। फ्लो चार्जेस पर सेकंड मतलब क्या लिखूंगा, q by t बाय क्या रहेगा, एक सर्टेन एरिया में रहेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया। q by t हम लोग को पता है क्या है, i by, क्या पता है, i by a। क्या पता है हम लोग को, i by a। इसी के अंदर और क्या रहेगा, हेड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल रहना चाहिए, वो जो एरिया हमारा यूनिट एरिया है वो नॉर्मल रहना चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब हमारा जो कंडक्टर का जो एरिया है वो क्या रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, जिस डायरेक्शन में हम लोग का क्या मूव कर रहा है, हमारा चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां तक हम लोग का क्या रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। तो इस नॉर्मल कंडीशन के लिए हमें निकालना क्या फॉर्मूला, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सर्टेन एरिया है एक कंडक्टर का, उसी के अंदर जा रहा है, करंट पास कर रहा है, देख सकते हैं करंट पास कर रहा है, तो उसी में एरिया लिया हूं, एरिया वेक्टर लिया हूं, ए वेक्टर लिया हूं, तो उसी के अनुसार अभी देखिए इस जगह पर मैं क्या लूंगा, उसी एरिया को एरिया नॉर्मल लूंगा। नॉर्मल लूंगा मतलब यहाँ का एंगल आएगा थीटा, इसको नॉर्मल करूंगा। ये जो कंडक्टर था उसको नॉर्मल के लिए मतलब परपेंडिकुलर के लिए उससे मैंने थीटा लाया, ऐसे डॉटेड लाइन और एक कंडक्टर का एरिया भी ले रहा हूं, जैसे कि थीटा आएगा मेरा, तो उसी से यहाँ पर एरिया ए मतलब इस थीटा जब एंगल लिया, ये क्या हो गया, नॉर्मल है। तो वहां पर एक नॉर्मल एंगल लूंगा, कितना लूंगा, थीटा लूंगा। ये बेस को रिलेटेड है, बेस को रिलेटेड होगा मतलब ए एन मेरा क्या होगा, एन cos थीटा, एन मेरा क्या होगा, ए cos थीटा होगा। तो उसी हिसाब से मैं जे इक्वल फार्मूला क्या लिखूंगा, i by a n, i by a n, a n मतलब नॉर्मल, उसी एरिया को मैं नॉर्मल एरिया में ले रहा हूं। नॉर्मल एरिया रिलेटेड टू अगर बेस रहेगा, बेस रहेगा अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग ने जैसे 11th में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, a n cos मतलब a cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a cos थीटा। i by क्या लिख सकता हूं, a cos थीटा, i by क्या लिख सकता हूं, a cos थीटा।
और I इक्वल में क्या लिख सकता हूँ J cos थीटा, और उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो उसी हिसाब से मैं करंट डेंसिटी में इतना आता है, समझ में। तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये सिंपल फॉर्मूला था और ये क्या था नॉर्मल था। यहाँ पे एंगल कितना ले रहा हूँ नॉर्मल एंगल क्या ले रहा हूँ थीटा। ये बेस से था इसलिए मैंने क्या लिया cos थीटा। जैसे आपको पता है परपेंडिकुलर फॉर sin थीटा बेस फॉर cos थीटा। और इसका एसआई यूनिट कितना होता है एम्पर मीटर स्क्वायर इनवर्स। कितना होता है एम्पर मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा है, ये आपको ऑलरेडी पता है रेजिस्टेंस का क्या है उल्टा है, वो क्या होता है कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो कंडक्टेंस क्या होता है इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय G। ये क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसको क्या डिनोट करते हैं G, क्या डिनोट करते हैं G। और मैं डायरेक्टली फार्मूला क्या लिख सकता हूं कंडक्टेंस का G इक्वल टू 1 बाय R, क्या लिख सकता हूं G इक्वल टू 1 बाय R। और कंडक्टेंस का क्या फार्मूला है डायरेक्ट लिखूंगा क्या कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। क्या लिखूंगा 1 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है ओम, इसका उल्टा होगा मतलब क्या होगा कंडक्टेंस का एसआई यूनिट वही होगा, उल्टा मतलब क्या होगा ओम इनवर्स। इसका एसआई यूनिट क्या है ओम इनवर्स। तो ये हमारा पार्ट था करंट डेंसिटी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जैसा हम लोग का रेजिस्टेंस से आया क्या है रेजिस्टिविटी, वैसे हमारा कंडक्टेंस का क्या आएगा कंडक्टिविटी। तो देखिए कंडक्टिविटी हम लोग का क्या है बस छोटा सा ही पार्ट है। तो कंडक्टिविटी भी वही है, तो वहां से रेजिस्टेंस से उसका फैक्टर क्या निकला था रेजिस्टिविटी, तो ऐसे कंडक्टेंस का उसका फैक्टर क्या निकलेगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है ये वही है रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे उसका उल्टा हुआ ये रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ किसका रेजिस्टिविटी, किसका उल्टा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और कंडक्टेंस को क्या डिनोट करते हैं डिनोटेड एज सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखूंगा 1 बाय रो, बिकॉज़ रेजिस्टिविटी मेरा क्या है रो है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या है रो है और 1 बाय क्या है ये क्या बोलूंगा 1 बाय रेजिस्टिविटी। इसी के ऊपर मैं बोलूंगा कि नहीं 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा जैसे कि रेजिस्टिविटी का ओम मीटर था, इसका एसआई यूनिट क्या होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एसआई यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये आपका है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस से आया क्या हमारा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिलेशन है रेसिप्रोकल, वैसे ही रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रिलेशन है कंडक्टिव हमारा जो कंडक्टिविटी आ गई समझ में। इसका ऐसे यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये आपका जितना भी प्रॉपर्टी था नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बोलूंगा कि जो हमारा करंट में जैसे मूव करता है क्या कैरियर्स रहता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है जिसे वो मूव करता है वो सॉलिड लिक्विड जिसमें गैस में लो उसके ऊपर आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारा जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपका एग्जाम में आता है उसी के ऊपर मैं आप पढ़ाऊंगा। तो आपके लिए नहीं तो ये एग्जाम में आता है 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, इसको आराम से नोट करिए, नोट करके जो भी डाउट है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।